हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे लाइन नंबर 41 टू 80 और अगर स्टेंजा की बात करें तो स्टेंजा नंबर 11 टू 20 है ना। एज यू नो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग एलआईसी रिटन इन अ कंट्री चर्च चार्ट के स्टेंजा नंबर 1 टू 10 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि लाइन नंबर 1 टू 40 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का ये जो वीडियो है काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है, आई थिंक सो, बिकॉज आई एम पुटिंग माई बेस्ट एफर्ट्स इन इट एंड ट्राइंग माई बेस्ट। ओके, सो प्लीज़ फोकस विद मी। तो पोएम स्टार्ट करते हैं। लाइन नंबर 41 व्हाट इट सेज। देखिए लास्ट स्टैंजा तो जो हम लोगों ने उधर डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, वो ये था कि यहाँ पे जो पोइट हैं थॉमस ग्रे, वो कंपेयर करते हैं विलेज पीपल और अर्बन पीपल में। और अर्बन पीपल यानी कि जो सिटी वाले जो लोग हैं, शहर वाले जो लोग हैं, उनको वो ये बोलते हैं कि यू शुड नॉट बी प्राउडी एंड यू शुड नॉट पे प्राउडी स्माइल टू these poor villagers if there is no inscription or no memory or no trophies made on their graves। अगर उनकी ग्रेव्स पे कोई इंस्क्रिप्शंस नहीं है, कोई मेमोरीज नहीं है, कोई ट्रॉफीज नहीं है, तो आपको उसमें प्राउडी स्माइल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ दोज पीपल हु आर लाइंग ब्यूरिड देयर। जो वहां पे दफन है उन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। अगर उनकी कब्र पे, अगर उनकी ब्यूरिड पे, अगर उनके ग्रेव्स पे कोई इंस्क्रिप्शंस या ट्रॉफीज या मेमोरीज नहीं बनाए गए हैं तो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, आगे देखिए। आज के इस स्टेंजा में जो पहला स्टेंजा है अपना 11 नंबर का, इसमें पोइट क्या बोलते हैं, तो आगे बोलते हैं कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। देखिए पहले दो लाइन का मीनिंग जान लीजिए आप। कैन स्टोरीड अर्न, मैंने वर्ड्स भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। स्टोरीड अर्न का मतलब होता है एक ऐसा वेसल जिसमें कि हम जो डेथ होने के बाद में जो लोग मर जाते हैं, उसके बाद में उनकी जो राख होती है, ऐश होती है, उसको कलेक्ट करने के लिए लेके जाते हैं। तो वो वाला जो स्टोरीड अर्न, वो तो हो गया एक जनरल अर्न, नॉर्मल अर्न, और यहाँ पे स्टोरीड अर्न बोला है पोइट ने, तो इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा, यानी कि कोई ऐसा अर्न जो काफी ब्यूटीफुल हो, बहुत बड़ा हो। ठीक है, कोई भी बड़ा और ब्यूटीफुल अर्न की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। और फिर बोलते हैं कि कोई भी एनिमेटेड बस्ट, एनिमेटेड बस्ट का मीनिंग होता है लाइफ लाइक स्टैच्यू, यानी कि ऐसी मूर्ति जो कि ऐसी लगे जिंदा है। ठीक है, तो अगर उनकी कब्र पे कोई स्टोरीड अर्न ले जाया जाए, ब्यूटीफुल अर्न ले जाया जाए, या फिर एनिमेटेड बस्ट वहां पे बना दिया जाए, यानी कि कोई ऐसी मूर्ति उनकी कब्र के ऊपर बना दी जाए जो कि ऐसी लगे कि ये जिंदा है। और आगे क्या बोलते हैं, बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। देखिए बच्चों, इनका जो मीनिंग होता है वो भी मैंने लिखा हुआ है। बैक टू इट्स मेंशन का मीनिंग होता है यानी कि बैक टू द लिविंग स्टेट। कॉल का मतलब होता है मैनेज, और फ्लीटिंग ब्रीथ का मतलब होता है ए शॉर्ट लिव्ड लाइफ, यानी कि अब आगे देखिए। तो पीछे से हम लोग शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाए। इस क्वेश्चन मार्क का भी मैं इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताऊंगी, और यहाँ पे ये कौन सा पोएटिक डिवाइस है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्लीटिंग ब्रेथ का मतलब है शॉर्ट लिव्ड लाइफ, और कॉल का मीन्स मैंने बताया मैनेज। तो आगे पोइट एक क्वेश्चन पूछते हैं जो कि एक रेटोरिक क्वेश्चन है, और रेटोरिक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो बोलते हैं कि क्या शॉर्ट लिव्ड लाइफ मैनेज हो सकती है। बैक टू इट्स मेंशन मीन्स बैक टू द लिविंग स्टेट, यानी कि ये जो पीपल हैं, विलेज फॉर फादर्स हैं, अगर इनकी ग्रेव्स के पास में कोई ब्यूटीफुल अर्न ले जाया जाए, या फिर एनिमेटेड बस्ट यानी कि कोई लाइफ लाइक स्टैच्यू वहां पे बना दिया जाए, तो क्या ये पॉसिबल है कि कुछ देर के लिए भी ये मैनेज हो पाए, कि वो लोग बैक टू इट्स मेंशन हो पाए, यानी कि अपनी वापस जिंदगी की जो पहली स्टेट थी, पहले जैसे जो वो थे वो वैसे बन जाएंगे। फिर आगे पूछते हैं कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट। और फिर क्या क्या पूछते हैं कि क्या ऑनर्स वॉइस, यानी कि अगर उनके रिस्पेक्ट में कुछ बोल दिया जाए, है ना, तो क्या ये जो साइलेंट डस्ट है, साइलेंट डस्ट का मीनिंग भी उन लोगों के लिए है जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अपने ग्रेवयार्ड्स में सोए हुए हैं, अपनी कब्र में सोए हुए हैं। तो आगे पूछते हैं कि क्या कोई ऑनर वॉइस भी, यानी कि अगर उनके सम्मान में कुछ बोल दिया जाए, कुछ गा दिया जाए, तो उन्हें साइलेंट डस्ट को वो जगा सकता है। और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, और या फिर फ्लैटरी कर दी जाए, यानी कि अगर उनकी चापलूसी की जाए, तो क्या वो सूद करेगी। सूद मीन्स एक तरीके से खुश करेगी, प्रसन्न करेगी किसको, डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। डेथ का मतलब डेड पीपल, डेड पीपल के उन डल कोल्ड ईयर को क्या वो खुश कर पाएगी। उनके ऑनर में बोले गए शब्द या फिर उनकी चापलूसी क्या उस साइलेंट डस्ट के डल कोल्ड ईयर को खुश कर पाएगी। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछते हैं, और ये जो क्वेश्चन है दोनों ही रेटोरिक क्वेश्चंस हैं जिनमें उनको आंसर्स नहीं चाहिए। वो खुद ही यहाँ पे अपने लर्नर्स को, अपने रीडर्स को बोल रहे हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रेंजा।
line number 45 to 48. Perhaps in this neglected spot is let some heart once pregnant with celestial fire, hence that the rod of empire might have swayed or waked to ecstasy the living liar. बहुत अच्छी उन्होंने चीज लिखी है यहाँ पे. अब क्या बोलते हैं वो उन विलेज फॉरफादर्स के लिए, उन पुअर विलेज पीपल के लिए हु आर लाइंग ब्यूरिड देयर इन देयर ग्रेव्स, अपनी ग्रेव्स में जो कि दफन हुए पड़े हैं, उनके लिए क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि परहैप्स, शायद, इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट. नेग्लेक्टेड स्पॉट किसको बोला है? उन ग्रेव्स को बोला है जो कि जिन पे कोई बहुत अच्छे से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है. इज लैड मीन्स इज लाइंग, लेटा हुआ है या पड़ा हुआ है. तो शायद इन नेग्लेक्टेड स्पॉट्स में, इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में कोई ऐसा लेटा हुआ है. कैसा? सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विद कैलेस्टियल फायर, जिसका हार्ट, हार्ट मीन्स दिल भी कह सकते हो आप यहाँ पे, कि जिसका हार्ट कहिए या कोई ऐसा दिल या ऐसा व्यक्ति कहिए जो कभी कैसा रहा हो? प्रेग्नेंट. प्रेग्नेंट का मतलब यहाँ पे वो वाला प्रेग्नेंट नहीं, फुल ऑफ विद कैलेस्टियल फायर. कैलेस्टियल फायर का मतलब है हेवन गिवन या हेवन सेंट इंस्पिरेशन जिसको बोलो, यानी कि एक तरीके से दैवीय इंस्पिरेशन को क्या कहेंगे? प्रेरणा. तो दैवीय प्रेरणा से जो फुल रहा हो कोई ऐसा दिल या कोई ऐसा व्यक्ति इन नेग्लेक्टेड स्पॉट में लेटा हुआ हो सकता है, यानी कि जिसको बहुत ज्यादा दैवीय नॉलेज हो, परमात्मा में बहुत ज्यादा ध्यान रखता हो, भगवान का बहुत ज्यादा ध्यान करता हो, कोई भी ऐसा. ठीक है, यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए, शायद इन नेग्लेक्टेड स्पॉट में कोई ऐसा लेटा हुआ होगा व्यक्ति जो कि फुल ऑफ कैसा रहा हो? हेवन सेंट इंस्पिरेशन, दैवीय प्रेरणा से फुल रहा हो. ठीक है, और हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड. फिर आगे बोलते हैं कि या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है. यहाँ पे जो हैंड्स आया है, यहाँ पे हैंड्स के बाद में कॉमा और आएगा बच्चों, तो ये जो हैंड्स बोला गया है ये भी उन विलेजर्स को ही बोला गया है. तो विलेजर्स कोई भी ऐसा हो सकता है, रॉड द एम्पायर, जो कि एम्पायर पे रॉड कर सके, रूल कर सके, माइट हैव स्वेड, यानी कि उसमें स्वेड का जो मीनिंग है मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्वेड का मीनिंग होता है यूज्ड इफेक्टिवली, जो कि पूरे एम्पायर को इफेक्टिवली यूज करके उस पर अपना रूलिंग कर सके. कोई ऐसा भी यहाँ पे लेटा हुआ हो सकता है. फिर आगे बोलते हैं और वेक्ड टू एस्टेसी द लिविंग लायर, और या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो एस्टेसी द लिविंग लायर, लिविंग लायर का मतलब होता है अ गुड म्यूजिशियन, जो कि एक अच्छा म्यूजिशियन हो सकता है. इन ग्रेव्स में कोई ऐसा व्यक्ति लेटा हुआ हो, यानी कि दफन हुआ हो, जो कि इन तीनों में से कोई एक तरीके की उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर, उसका लाइफ स्टाइल ऐसा हो सकता था. ठीक है, एक बार फिर से आप इसको देख लीजिए. परहैप्स दिस इज नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेट, शायद इस नेग्लेक्टेड स्पॉट में कोई लेटा हुआ है ऐसा आदमी जो कि फुल ऑफ कैलेस्टियल फायर रहा हो, यानी कि हेवन सेंट इंस्पिरेशन रहा हो, जिसको भगवान में बहुत ज्यादा ध्यान रहा हो, और ऐसा व्यक्ति या फिर हो सकता है जो कि बहुत इफेक्टिवली पूरे एम्पायर पे रूलिंग करने की कैपेबिलिटी रखता हो, और या फिर कोई ऐसा जो कि बहुत अच्छा एक म्यूजिशियन बन सकता था. ऐसा भी कोई विलेजर्स इनमें से हो सकता है जिसके अंदर ऐसी कोई कैपेबिलिटी हो सकती थी. बट ऑल वर अनसीन, सारी की सारी बिना दिखी हुई रह गई, उन पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, सभी नेग्लेक्टेड रह गई. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं हम लोग. बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेस, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, chill penury repressed their noble race and froze the genial current of the soul. बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है. देखिए, ample pace का मीनिंग होता है wide and expansive knowledge, unroll means open and chill penury means poverty, repressed means crushed और suppressed बोल सकते हो, noble race means noble feeling of sentiments, उत्तम विचार या noble ideas भी आप उसको बोल सकते हो, frozed means होता है choked यानी कि कुचल डालना, और general current होता है joyful feelings of their heart. आप जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज, आगे पॉइंट बोलते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर जो कब्रों में लेटे हुए हैं उनके अंदर नॉलेज इतनी थी, कितनी? एम्पल रेस. देखिए यहाँ पे जो हर आया है, बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल रेस, यहाँ पे जो हर वर्ड यूज हुआ है दिस इज फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए यहाँ पे यूज हुआ है. जो नॉलेज था उनकी आंखों में, ठीक है, वो कितना था? बहुत ज्यादा एम्पल रेज में था. एम्पल रेज मीन्स वाइड एंड एक्सपेंसिव था.
ठीक है। तो जो नॉलेज था उन लोगों को वो बहुत ज्यादा वाइड और एक्सपेंसिव नॉलेज हो सकता था। रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, और हो सकता है जिसको कि जो रिच लोग हैं यानी कि जो अमीर लोग हैं वो अपने टाइम को कितना भी स्पॉइल करने के बाद भी उसको अनरोल नहीं कर सकते, यानी कि उसको खोल नहीं सकते, यानी कि इतना नॉलेज गेन नहीं कर सकते जितना नॉलेज उन लोगों के पास में हो सकता था। किसके पास में? द पीपल हु आर लाइंग ब्यूरिड इन देयर ग्रेव्स, जो अपनी ग्रेव्स में सोए हुए हैं। बट किसी ने उनके नॉलेज पे, किसी ने उनके किसी भी क्वालिटी पे, किसी वर्च्यू पे कोई ध्यान नहीं दिया। आगे बोलते हैं चिल पेन्योरी रिप्रेस देयर नोबल रेस। आगे बोलते हैं कि जो चिल पेन्योरी है, चिल पेन्योरी मैंने बताया पॉवर्टी, लेकिन जो गरीबी थी उसने रिप्रेस्ड कर दिया, मीन्स सप्रेस्ड कर दिया, मीन्स क्रस्ड कर दिया, कुचल दिया उनके नोबल रेस को, नोबल आइडियाज को। द आइडियाज विच दे गॉट फ्रॉम द नॉलेज, जो उन्होंने नॉलेज से, ज्ञान से प्राप्त किए थे, उन सारे नोबल आइडियाज को क्रस्ट कर दिया, यानी कि उनके नोबल आइडियाज किसी भी काम के नहीं रहे बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। आगे कहते हैं एंड फ्रॉज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और सोल यानी कि जो अंतरात्मा होती है उसका जो जेनियल करंट है यानी कि जो जॉयफुल फीलिंग्स हैं वो भी उनकी फ्रॉज हो गई। किसके साथ में? कब्र में जाने के साथ में। यानी कि नॉलेज उनके पास में बहुत ही ज्यादा वास्ट था, वाइड था, एक्सपेंसिव नॉलेज था, जिसको कि जो रिच पीपल थे वो कभी अर्न नहीं कर सकते थे, जिसको कभी वो खोल नहीं सकते थे, जिसको वो कभी अचीव नहीं कर सकते थे। बट ड्यू टू देयर डीप पॉवर्टी, डीप पेन्योरी, दे सप्रेस्ड देयर नोबल रेज, नोबल आइडियाज को सप्रेस्ड कर दिया, यानी कि उनके जो नोबल आइडियाज थे वो सप्रेस्ड हो गए, क्रस्ड हो गए, कुचल दिए गए। एंड फ्रॉज द जेनियल करंट ऑफ द सोल, और उनकी आत्मा का जो जॉयफुल फीलिंग्स थी वो भी फ्रॉज हो गई। फ्रॉज मीन्स चॉक्ड हो गई, कुचल दी गई, यानी कि ना तो वो सुख से रहे ना वो शांति से रहे, ठीक है, नहीं किसी तरीके की खुशी से वो लोग रह पाए। आगे देखते हैं line number 53 to 56. Full many a gem of purest serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. Full many a flower is born to bless unseen and waste its sweetness on the desert air. बच्चों देखो, full many a gem of purest serene, पहले तो full many a gem का मतलब है कि काफी सारे जो जैम हैं, ठीक है, जो कि कैसे हैं? प्योरेस्ट रे सीरीन। प्योरेस्ट रे सीरीन का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, ओके नहीं लिखा हो। प्योरेस्ट रे सीरीन का मीनिंग होता है जो कि प्योर हो और श्रीन यानी कि ब्राइट हो, यानी कि प्योर और ब्राइट हो, शाइनिंग करने वाले हो, चमकीले हो। ऐसे काफी सारे जो जैम हैं। द डार्क अनफेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर, बियर का मतलब होता है हैव, मीन्स रखना, ठीक है। डार्क का मतलब तो आप जानते ही हो, डार्क मीन्स गहरा, या कह सकते हो एक तरीके से बहुत ज्यादा घना या किस कलर वाला। तो अनफेदम्ड का मीनिंग होता है वेरी डीप, और केव्स का मीनिंग होता है बॉटम ऑफ द ओशन। अब इसको देख लीजिए आप लोग कि काफी सारे जेम जो कि प्योर और ब्राइट हैं, वो ओशियन का जो केव्स है यानी कि ओशियन का जो बॉटम है उसमें कहाँ हो सकते हैं? डीप, वेरी डीप हो सकते हैं, यानी कि बहुत नीचे हो सकते हैं। और जब वो बहुत नीचे होंगे, ओशियन का जो बॉटम है, जो सतह है, उसमें बहुत नीचे जब काफी सारे जेम होंगे, सो कैन यू टेल मी आर दिस यूज वर्दी? कैन वी यूज देम? कैन वी लुक देम? कैन वी सीन देम? कैन वी सी देम? उनको देख सकते हैं? नो, नेवर। सो द सेम वे, यहाँ पे जो पोइट है वो क्या बोलते हैं? यहाँ पे पुअर विलेजर्स के लिए बोल रहे हैं कि उनके अंदर भी इतनी सारी क्वालिटीज हो सकती हैं, लेकिन वो सारी क्वालिटीज क्या हो गई? अनसीन रह गई। क्यों रह गई? बिकॉज ऑफ चिल पेन्योरी, उनकी गरीबी की वजह से रह गई, किसी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आगे देखिए जो नेक्स्ट स्टेंजा है, नेक्स्ट लाइन है, हम उसको पढ़ते हैं। फुल मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन। मैनी अ फ्लावर यानी कि काफी सारे जो फ्लावर हैं वो बॉर्न हुए, पैदा हुए, टू ब्लस अनसीन। ब्लस का मतलब होता है ब्लूम, ब्लूम अनसीन यानी कि बिना दिखे ब्लूम करने के लिए वो पैदा हुए। एंड वेस्टेड स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और उन्होंने वेस्ट कर लिया अपनी स्वीटनेस को कहाँ पे? ऑन द डेजर्ट एयर, डेजर्ट एयर में, यानी कि डेजर्टेड जो एरिया है वहां पे काफी सारे फूल पैदा हुए अनसीन ब्लूम करने के लिए। भाई अनसीन ब्लूम क्यों करेंगे? बिकॉज नोबडी कैन गो देयर इन दोज डेजर्टेड एरियाज एंड कांट एंजॉय द फ्रेग्रेंस ऑफ दीज फ्लावर्स। न इन फ्लावर्स की ब्यूटी का, इन फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस का कोई भी क्या नहीं कर सकता? एंजॉय नहीं कर सकता, ब्यूटी को देख नहीं सकता। दैट्स वाई व्हाट द पोइट सेज, ही सेज दैट मैनी अ फ्लावर बॉर्न ब्लस अनसीन, जैसे कि काफी सारे जो फूल होते हैं वो अनसीन ब्लश करने के लिए, ब्लूम करने के लिए खिलते हैं, क्योंकि
और अपनी स्वीटनेस को डेजर्टेड एयर में क्या कर देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही इन विलेज पीपल के साथ में हुआ। ये भी क्या है, एक तरीके से वो फूल हैं जो कि अनसीन रह गए, जिनकी ब्यूटी को, जिनके नेचर को, जिनके वर्च्यूज को किसी ने देखा ही नहीं। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। Some village Hampden, that with dauntless breast and the little tyrant of his field withstood. Some mute inglorious Milton, here may rest some Cromwell, guiltless of his country's blood. बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। देखिए सम विलेज, अब आगे बोलते हैं कि उनमें से विलेज, यहाँ पे किस तरीके की, देखिए थॉमस ग्रे कैसी लैंग्वेज यूज करते हैं। विलेज किसको बोला है, अ विलेज पर्सन को बोला है, कि उनमें से कुछ विलेज पर्सन कैसे हो सकते हैं, हैम्पडन की तरह। हैम्पडन कौन है भाई, हैम्पडन मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जॉन हैम्पडन एक सेलिब्रेटेड इंग्लिश स्टेट्समैन था हु रिफ्यूज्ड इन 1636 टू पे द शिप मनी टैक्स, द फर्स्ट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड एंड फाइंड। यानी कि, और इन्होंने ये शिप मनी टैक्स किसको देने से रिफ्यूज किया था, चार्ल्स फर्स्ट को। ठीक है, चार्ल्स फर्स्ट कौन था, इंग्लैंड का रूलर था उस टाइम पे। तो चार्ल्स फर्स्ट को इन्होंने जो शिप मनी टैक्स था वो देने से मना कर दिया था, और पहली बार अरेस्ट होने वाले और फाइन देने वाले यही थे। इट मीन्स व्हाट ही वांट टू से, ही वांट टू से दैट ही वाज वेरी फियरलेस मैन। तो सम ऑफ द मैन हु इज लाइंग देयर, who is buried there in his grave or in their graves, they may like Hampden, वो हैम्पडन के जैसे हो सकते हैं। that with dauntless breast, जो कि कैसा था, dauntless breast था। dauntless का मतलब होता है fearless, और breast means heart, जो कि fearless heart था। heart कह सकते हो उसको, person कह सकते हो, जो कि fearless person था। the little tyrant of his field withstood, जो कि खड़ा रहा। कैसे खड़ा रहा, withstood का मतलब होता है very bravely, और टायरेंट मीन्स अत्याचारी। ऑफिस फील्ड मीन्स आप ये कह सकते हो, जो ऑफिस फील्ड यहाँ पे वर्ड हुआ है वो एक टायरेंट ऑफिस फील्ड जो वर्ड यूज हुआ है वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज हुआ है जो कि इंटरफेयर करता है, अपने राइट्स को यूज करते हो। यानी कि अगर वो पावर में है तो वो अपने उन पावर वाले राइट्स को गलत तरीकों पे अप्लाई करता है, तो उसके सामने वो ब्रेवली खड़ा रहा। जैसे कि यहाँ पे जो चार्ल्स फर्स्ट था, ही वॉज द रूलर ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम, बट हिज वर्क्स वर नॉट प्रेजेबल। उसके जो काम थे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। ही वॉज गेटिंग टैक्सेस, heavy taxes from the people. That's why the Hampden, who was a normal statesman, he refused to pay the tax, because that's why the poet says that he was a dauntless heart. ठीक है, तो वो बोलते हैं कि उनमें से कोई व्यक्ति ऐसे रहे होंगे हैम्पडन के जैसे, जो कि एकदम dauntless heart था, और जो ब्रेवली खड़ा रहा किसके सामने, टायरेंट्स के सामने। टायरेंट मीन्स अत्याचारी शासक के सामने, जो कौन था, चार्ल्स फर्स्ट। आगे बोलते हैं, सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन हियर में रेस्ट, और ऐसा हो सकता है कि कुछ बिल्कुल शांत इनग्लोरियस मिल्टन के जैसे हो जो यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। मिल्टन आप सब जानते हो, इंग्लिश पोइट हैं ये भी। ठीक है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जिन्होंने की है, 44 ईयर्स में ही वो ब्लाइंड हो गए थे, अपने शॉर्ट लाइफ करियर में ही वो अंधे हो गए थे। इसलिए यहाँ पे थॉमस ग्रे बोलते हैं कि म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन की तरह यहाँ पे रेस्ट कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, और जिनको कि अपने लाइफ में कुछ करने का, बहुत अच्छा करने का टाइम ना मिला हो। सम क्रॉमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि क्रॉमवेल की तरह हो। क्रॉमवेल भी एक इंग्लैंड का ही एक पॉलिटिशियन रहा है, और जिसने क्या किया था, चार्ल्स फर्स्ट को इस थ्रोन के लिए, गद्दी के लिए उसने चार्ल्स फर्स्ट को मार दिया था। ठीक है, तो क्रॉमवेल जो था वो राजा को मारने वाला था, और उसने क्या किया था, गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्री को कभी ब्लड नहीं बहाया, यानी कि उसने निर्दोष लोगों को कभी नहीं मारा, उसने सिर्फ चार्ल्स फर्स्ट को किल किया था, और वो भी गद्दी पाने के लिए। तो या फिर कोई ऐसा हो सकता है जो कि क्रॉमवेल के जैसा हो, जिसने कि अपने कंट्री का ब्लड कभी भी, गिल्टलेस कंट्री का ब्लड कभी भी ना बहाया हो, सिर्फ उसने क्या किया था, अपने थ्रोन के लिए, सिंहासन के लिए चार्ल्स फर्स्ट को किल किया था। आगे देखिए, आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखो, the applause of listening senates to command, the threats of pain and ruin to despise, to scatter plenty over a smile land and read their history in a nation's eyes. आगे क्या बोलते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पे हो सकते हैं इन कब्रों के अंदर। उन्होंने कंपेयर किया है इतने लोगों के एग्जाम्पल्स देके, इंस्टेंसेस देके, कि ऐसे भी लोग यहाँ कब्र के अंदर हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, क्रॉमवेल के जैसे, मिल्टन के जैसे, हैम्पडन के जैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, लेकिन इन लोगों का जो लक है ना, जो फॉर्च्यून है, वो अच्छा नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, दैट दे आर नॉट टू मच फॉर्चुनेट दैट दे कुड गेट
द फेम, अप्लॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अप्लॉज मीन्स होता है फेम, कि वो फेम पा सकें। 1 मिनट वेट। हाँ, तो आगे जो पॉइंट है वो बोलते हैं कि उनका लक इतना अच्छा नहीं है कि वो फेम पा सकें। किसका? लिसनिंग सीनेट का। अभी जो लिसनिंग सीनेट है इसका मतलब क्या है, मैंने लिखा हुआ है भी, द पार्लियामेंट दैट लिसन टू द स्पीचेस ऑफ द कंट्री जेंटलमैन। आप यहाँ पे लिसनिंग सीनेट का मतलब है एक पार्लियामेंट जो कि लोगों के किसको सुनता है, स्पीचेस को सुनता है, यानी कि उनकी प्रॉब्लम्स को सुनता है। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि इन लोगों की कंडीशन, इन लोगों का लक इतना अच्छा नहीं था कि ये क्या कर सके, सीनेट के मेंबर बन सके। और जब सीनेट के मेंबर बनेंगे तो प्रसिद्ध होंगे और लोग की स्पीचेस सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे, तो ऐसी इनकी किस्मत नहीं थी। टू कमांड, और ना ही कमांड कौन देगा, जो कि हाई पोस्ट पे होगा, और ना ही इनकी ऐसा फॉर्च्यून था, ऐसा लक था इनका जो कि ये कमांड में जा सके, यानी कि हाई पोस्ट पे जा सके। तो एक बार फिर से देख लीजिए, द अप्लॉज ऑफ लिसनिंग सीनेट्स मीन्स दीज विलेज पीपल वर नॉट टू लकी, नॉट टू मच लकी, नॉट टू मच फॉर्चुनेट that who could get the fame to be the member of parliament and to be appointed on high post। तो पोइट कहते हैं कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने का और हाई पोस्ट पे अपॉइंट होने का उनका किस्मत नहीं है। द थ्रेट्स ऑफ पेन, और ना ही उनकी ऐसी किस्मत थी कि वो थ्रेट्स ऑफ पेन कर सके। देखो जो पेन है, पेन यहाँ पे देने वाले के लिए, यानी टायरेंट के लिए, एक ऐसे शासक के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए आया है जो कि कैसा हो, अत्याचारी हो। ना ही उसके थ्रेट्स को क्या कर पाए, डेफाई कर पाए, नहीं कि उसके किसी के अत्याचारों का ये लोग अंत कर पाए। कहाँ कर पाए, जब ये विलेज पीपल जिनको देख के जो अर्बन पीपल हैं वो प्राउडली स्माइल करते हैं, तो ये कहाँ किसी चीज़ का अंत कर पाए, बिकॉज ऑफ देयर पेन्यूरी, अपनी गरीबी की वजह से ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। तो आगे पॉइंट बोलते हैं थ्रेट्स ऑफ पेन, यानी कि किसी के भी किसी अत्याचार का ये लोग अपोज नहीं कर पाए, एंड रूम टू डिस्पाइज, और ना ही उसको खत्म कर पाए। ठीक है, टू स्कैटर प्लेंटी ओवर अ स्माइलिंग लैंड, और आगे बोलते हैं कि ना ही ये स्माइलिंग लैंड कर पाए। प्लेंटी, स्कैटर का मतलब होता है स्प्रेड करना, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ओवर अ स्माइलिंग लैंड, यानी कि ना ही ये दूसरे लोग के चेहरों पे स्माइलिंग ला पाए, हंसी ला पाए। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन अ नेशंस आईज, और ना ही अपनी हिस्ट्री को रीड कर पाए, किसमें, नेशंस आईज, अपने लोगों की आसपास के लोगों की आंखों में, यानी कि अपना कोई भी स्टेटस ये लोग अपने सोसाइटी में नहीं बना पाए। ये जो लाइन है रीड देयर हिस्ट्री इन नेशंस आईज का मतलब है दे कुड नॉट एबल टू गेट द पोजीशन इन द सोसाइटी, और समाज में वो अपनी कोई भी पोजीशन नहीं बना पाए। आई थिंक, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं स्टूडेंट्स कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, देयर लॉट फॉर वेट। देखिए बेटा, देयर मीन्स होता है उनके, लॉट मीन्स बहुत सारा, फॉरबिड मीन्स होता है निषेध। उनको बहुत सारी चीजों की मनाही थी, उनको बहुत सारी चीजों के प्रतिबंध थे। नॉर सर्क्यूमस्क्राइब्ड अलोन, ना सिर्फ उनको सर्क्यूमस्क्राइब्ड किया गया। सर्क्यूमस्क्राइब्ड का मतलब मैंने लिखा हुआ है लिमिट और रेस्ट्रिक्ट, ना उनको रेस्ट्रिक्ट किया गया सिर्फ, सॉरी, उनको काफी सारे फॉरबेट थे, यानी उनको उनके ऊपर काफी सारे प्रतिबंध लगे हुए थे। किसके ऊपर? द पीपल, द विलेज पीपल, द पुअर फॉर फादर्स हु आर लाइंग ब्यूरिड इन देयर ग्रेव्स, उनके बारे में ही पोइट यहाँ पे पूरी पोएम के अंदर बता रहे हैं कि उनके साथ कैसा बिहेव होता था, वो कैसे थे, कैसे सोबर, सिंपल, और किस तरीके की पर्सनैलिटीज यहाँ पे इस ग्रेवयार्ड में लाइंग कर रहे हैं, किस तरीके के लोग यहाँ पे सोए हुए हैं, यानी कि दफन है। तो उनको काफी सारे प्रतिबंध थे, ना सिर्फ उनके ग्रोइंग वर्च्यूज को रेस्ट्रिक्ट करने का, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, लेकिन इसके साथ साथ उनके क्राइम्स को भी कन्फाइंड कर दिया गया। अब बच्चों देखो, ग्रोइंग वर्च्यू होते हैं एक्सपेंडिंग गुड क्वालिटीज, यानी कि ये जो लोग थे अपनी गुड क्वालिटीज को भी एक्सपेंड नहीं कर पाए। इनको इस चीज का भी क्या था, प्रतिबंध था, फॉरबिड थे ये लोग, यानी कि इस चीज की भी इन लोगों को मनाही थी कि आपको अपनी क्वालिटीज को एनहेंस नहीं करना है, उनको बढ़ाना नहीं है, और इन लोगों को मानना पड़ता था बिकॉज ऑफ देयर पेन्यूरी, बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। ठीक है, आगे देखिए, देयर वर्च्यूज ग्रोइंग बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, और कन्फाइंड का मतलब भी क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, उनके क्राइम को भी लिमिटेड कर दिया गया, जो कि एक नॉर्मल सी चीज होती है। किसके लिए? द पीपल हु आर इन पावर, द पीपल हु आर रिच एंड वेल्दी, जो लोग धनी होते हैं, अमीर होते हैं, उनके लिए क्राइम करना एक सिंपल सी बात होती है। लेकिन ये जो पुअर विलेजर्स थे, इनके जो क्राइम्स थे वो भी कैसे थे, इनके क्राइम्स को भी कन्फाइंड कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया।
ठीक है, आगे देखते हैं। फॉरबेड टू वेड थ्रू स्लॉटर टू अ थ्रोन, और ना ही, फिर आगे पॉइंट बोलते हैं कि इन्होंने कभी भी क्या नहीं किया, स्लॉटर नहीं किया टू अ थ्रोन, थ्रोन के लिए। स्लॉटर का जो मीनिंग होता है बच्चों, वो होता है किलिंग ऑफ पीपल। इन्होंने कभी लोगों को मारा नहीं किसी भी तरीके के, कोई सिंहासन के लिए, राजगद्दी के लिए। इन लोगों ने जो कि ग्रेवयार्ड्स में है, अपनी कब्रों में है, उन लोगों ने कभी किन्हीं व्यक्तियों को नहीं मारा थ्रोन के लिए। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही उन्होंने कभी मैनकाइंड के लिए अपने गेट्स ऑफ मर्सी को कभी बंद किया। ऑन मैनकाइंड मीन्स टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी, उन्होंने कभी भी अपनी मर्सी, अपनी सिंपैथी, अपनी दया को कभी कम नहीं किया। आगे चलते हैं। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, टू क्वेंच द ब्लसेस ऑफ ingenuous shame, or heap the shrine of luxury and pride with incense kindled at muse flame. What the poet says, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन्स उन्होंने लिखी हैं कि इनका जो स्ट्रगलिंग पैंग्स थे ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, यानी कि अपने उन पैंग्स को, जिनको कि कॉन्शियस कर चुके थे, जिनको एक्सपीरियंस्ड कर चुके थे, ठीक है, उनको वो हाइड नहीं कर सके। इट मीन्स दे कुड नॉट हाइड देयर पैंग्स विच दे हैड sorry, they could not hide their pangs which they had experienced already, है ना। what this line shows that those were very truthful, वो एकदम कैसे थे, सच्चे थे, झूठे नहीं थे ये लोग। so the struggling pangs of conscience truth to hide, they could not hide their pangs का मतलब होता है पेन। 1 minute स्टूडेंट्स। वो अपने उन दुखों को क्या नहीं कर सके, हाइड नहीं कर सके, जो वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके थे, यानी कि जिन दुखों को वो सहन कर रहे थे उनको वो छुपा नहीं सके। टू क्वेंच द ब्लेसेस ऑफ इग्निशियस सेम, और वो क्वेंच का मतलब होता है एक्सटिंग्विश करना, किसी चीज को बुझा देना। ब्लशिश का मतलब शाइनेस ऑफ इग्नियस सेम, इग्नियस का जो मीनिंग होता है वो होता है फ्री एंड आप कहो फ्रैंक, एक तरीके से फ्री और फ्रैंक रहते थे। किसी भी तरीके की जो शर्म थी वो लोग शर्म नहीं करते थे, ठीक है, शाइनेस उनको बिल्कुल नहीं थी, जो भी रियलिटीज थी वो उनमें उनको शो करते थे। और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और कभी उन्होंने हीप नहीं लगाया। हीप का मतलब होता है बच्चों ढेर, तो उन्होंने कभी, श्राइन का मतलब आपने सुना होगा, श्राइन वो जगह होती है जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है, तो कभी भी उन्होंने श्राइन ऑफ लग्जरी और प्राइड पीपल की, यानी कि जो वेल्दी और रिच पीपल थे, उनकी श्राइन में, उनके घरों में कभी भी ढेर नहीं लगाई। किसके? विद इंसेंस। अब मैंने जो वीडियोस एक कुछ देखे हुए हैं यूट्यूब पे, वहां पे इस इंसेंस का मीनिंग खुशबू या अगरबत्ती या कुछ ऐसा बताते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इंसेंस है, इस वर्ड का मीनिंग है ऑफरिंग्स, यानी कि भेंट या गिफ्ट्स, ये चीज है यहाँ पे इसका इंसेंस का मीनिंग, है ना। तो जो गरीब लोग थे, इन्होंने कभी भी लग्जरी और प्राइड पीपल के घरों में जाके इंसेंस के, यानी कि ऑफरिंग के, भेंट के, गिफ्ट के ढेर नहीं लगाए। किंडल्ड एट द म्यूज फ्लेम, और ना ही म्यूज फ्लेम किया, यानी ना ही उनके आगे अगरबत्तियां जलाई। यहाँ पे अगरबत्तियां जलाना ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि फ्लैटरी करना है, उनकी चापलूसी नहीं की, ठीक है। आगे देखिए। Far from madding crowds, ignoble strife, their sober wishes never learned to stray along the cool, sequestered vale of life. They kept the noiseless tenor of their way. Far from madding crowds, crowd नहीं है यहाँ पे, crowds है, ठीक है ना। ये ऑलरेडी एक जिसको कहो कौन सा नाउन है, जिसमें कि अभी ध्यान से निकल गया, मैडिंग क्राउड, तो यहाँ पे एस लगा हुआ है, अपोस्ट्रॉफी एस, तो मैडिंग क्राउड के इग्नोबल स्ट्राइफ बोला है। मैडिंग क्राउड यानी कि जो यहाँ पे जो पोइट हैं थॉमस ग्रे, वो अर्बन पीपल और फिर से विलेज पीपल के बीच में कंपेयर करते हैं और बोलते हैं कि ये जो पुअर फादर्स या पुअर विलेजर्स जो कि अपनी कब्र में लेटे हुए हैं, ये काफी दूर रहे हैं किससे? मैडिंग क्राउड ऑफ सिटी से, जो कि कैसा क्या करता है? इग्नोबल स्ट्राइफ करता है। इग्नोबल का मतलब होता है बहुत ही लो टाइप के, बहुत ही नीची तरह के। स्ट्राइफ का मतलब, मैंने स्ट्राइफ का मीनिंग भी एक दो वीडियोस में देखा है, वहां पे क्या बता संघर्ष, लेकिन यहाँ पे जो स्ट्राइफ का मीनिंग है वो है क्वेरल, जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे झगड़े करते हैं। तो ऐसी मैडिंग क्राउड से, ऐसी बेवकूफ भीड़ से ये लोग काफी दूर रहे। एंड देयर सोबर विशेस नेवर टर्न टू स्ट्रे, और इनकी जो विशेष थी, इनकी जो इच्छाएं हैं, वो इतनी सोबर थी, इतनी सादा थी, इतनी सिंपल थी, दैट दे नेवर लर्न टू स्ट्रे। लर्न टू स्ट्रे का मीनिंग यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रे का मतलब होता है आवारा होना या भटक जाना, तो वो कभी भी भटकने का नहीं सोचा उन्होंने, यानी कि वो अपने उस सही रास्ते पे, जो रास्ता सही था,
सच्चा था, उस रास्ते पे चलते रहे। उनकी जो इच्छाएं थी वो इतनी सही थी, इतनी सिंपल थी कि उन्होंने कभी भी ना तो फालतू की इच्छाएं रखी और ना ही फिर उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्तों को यूज किया। ठीक है, आगे कहते हैं अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ एंड व्हाट दे डिड, उन्होंने बिल्कुल, ये जो वर्ड कूल यहाँ पे यूज हुआ है ये कूल जेंटल के लिए यूज हुआ है कि उन्होंने अपने लाइफ को बिल्कुल वेल ऑफ लाइफ, अब ये जो वर्ड है वेल ऑफ लाइफ यहाँ पे मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। देखिए जो वेल होती है, वेल का मतलब होता है घाटी, और घाटी कैसी होती है, एकदम पीसफुल होती है। तो यहाँ पे जो पोइट है वो यूज कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरीके से जेंटल, और ये जो वर्ड सिक्वेस्टर्ड यूज हुआ है इसका मतलब होता है पीसफुल, अलोंग द कूल सिक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, यानी कि उन्होंने जो लाइफ स्पेंड किया वो कैसा किया, एकदम जेंटल और पीसफुल लाइफ स्पेंड किया। एंड दे कैप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, और कैप्ट का मतलब होता है यहाँ पे है टू स्पेंड, मतलब बिताना। उन्होंने बिताया, क्या बिताया भाई, नॉइजलेस टेनर, टेनर ऑफ देयर वे का मतलब है देयर लाइफ जर्नी, अपनी जो जिंदगी की यात्रा थी उन्होंने वो कैसे पूरी की, नॉइजलेसली पूरी की, मीन्स विदाउट नॉइज, विदाउट करप्शन, विदाउट इल विशेस उन्होंने अपनी जिंदगी को पूरा किया। अब इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को का एंड हो गया उनकी जिंदगी का, या इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रॉपर तरीके से जी, पीसफुली जी, जेंटली जी। ठीक है, अपनी विशेष को सोबर रखा उन्होंने, कभी इल वेल या इल विशेष को उन्होंने यूज नहीं किया, और अपनी कभी भी अपने रास्ते से वो लोग भटके नहीं, और छोटी छोटी बातों पे कभी मैडिंग क्राउड ऑफ अर्बन की तरह या सिटी के जो लोग होते हैं उनकी तरह कभी छोटी छोटी बातों पे वो लड़े नहीं। आगे देखिए, लास्ट स्टैंजा है मतलब आज के वीडियो का, येट इवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट सम फ्रेल मेमोरियल्स स्टिल इरेक्टेड हाई विद अनकाउंट राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर डैग्ड इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट टू असाई। आगे पोइट क्या बोलते हैं कि अब सिर्फ इन लोग की इतनी सी ही विशेष है कि इनको, इनकी जो बोन्स हैं मरने के बाद कम से कम इनकी बोन्स को क्या ना किया जाए, इंसल्ट ना किया जाए। तो इंसल्ट टू प्रोटेक्ट यानी कि इंसल्ट होने से प्रोटेक्ट कर दिया जाए इनकी बोन्स को, यानी कि इनकी जो अब मरने के बाद भी ये जो ग्रेव्स की बात चल रही है यहाँ पे पोएम में बार बार, तो जो रिच पीपल है, रिच और वेल्दी पीपल है, पहला डिस्क्रिमिनेशन तो यही कि जो गरीब लोग हैं, जो विलेज पीपल हैं, इनकी जो ग्रेव्स हैं वो आउट ऑफ चर्च हैं, और जो अमीर हैं, धनी लोग हैं, उनकी इनसाइड द चर्च हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वलिटी रखनी चाहिए, बिकॉज ऑफ वी शुड नॉट मेजर देम ऑन द बिहाफ ऑफ मनी और अदर थिंग्स। वेल्थ के हिसाब से हम लोग को, ह्यूमैनिटी के हिसाब से लोगों को देखना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, तो ये लोग ही बस ये चाहते थे कि हम, उन लोगों की एक ही विश थी, और वो क्या थी कि उनके मरने के बाद में उनकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उनको इंसल्ट ना किया जाए, यानी कि उनकी बोन्स को तो प्रोटेक्ट किया जाए एटलीस्ट। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड हाई, ये नाय नहीं है, हाई है बेटा यहाँ पे। उनकी जो ग्रेव्स हैं वहां पे अभी भी कुछ जो भी फ्रेल मेमोरियल्स हैं जो कि इरेक्टेड है, इंस्क्रिप्टेड है, मतलब थोड़े वीक से जो भी मेमोरियल्स, जो भी यादें वहां पे बनी हुई हैं उनकी ग्रेव्स के ऊपर, उनके लिए बोला जा रहा है वो यादें, उनकी ग्रेव्स के ऊपर वो मेमोरियल विद अनकाउंट राइम्स। अनकाउंट राइम आप कह सकते हो कि वो वर्सेस जो कि किसने लिखी हैं, इलिटरेट पीपल ऑफ विलेज ने, या विलेज के जो इलिटरेट लोग हैं उन्होंने जो कुछ भी वहां पे वर्सेस लिखी हैं, 2-4 लाइंस लिखी हैं, वो वाली लाइंस। एंड शेपलेस स्कल्पचर डैग्ड, और शेपलेस स्कल्पचर यानी कि कुछ भी शेपलेस जो मूर्तियां या जो शेपलेस किसी भी तरीके की जो चीजें वहां पे बना दी हैं उनके ग्रेव्स के ऊपर, वो काफी हैं। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट टू असाई, वो उनके लिए एक ट्रिब्यूट देने के लिए, इम्प्लोर करने के लिए काफी हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि बस हमारे पास हमारे ग्रेव्स के ऊपर में जो कुछ भी है, फ्रेल मेमोरियल्स, अनकाउंट राइम्स, शेपलेस स्कल्पचर, जो कुछ भी है, दैट्स इनफ टू पास ट्रिब्यूट टू अस, वो हमें ट्रिब्यूट पास करने के लिए हमारे लोगों से काफ़ी है। तो उस चीज़ पे आपको हंसने की या फिर इंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ इतना सा ही डिमांड है। तो थॉमस ग्रे जो हैं अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने रीडर्स को। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे या बुरा लगे आई डोंट केयर, लेकिन मैंने अपना पूरा इसमें देने का कोशिश किया है। और आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट मी कि आपको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो कैसा लगा है, और कुछ समझ आया है, आपके लिए वैल्यूएबल रहा है या नहीं रहा है। योर कमेंट्स में नेगेटिव और पॉजिटिव, आई डोंट केयर फॉर दैट। जो सही है वो सही है, बस मैं बच्चों को 100% देने का कोशिश करती हूँ। तो अगर उनको नहीं आता, दैट्स माई फॉल्ट, नॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स।
ठीक है। सो आई होप कि आपको मेरी बातें ठीक लगी होंगी, नहीं लगी हो तो भी आई डोंट केयर, फिर से एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।